जय हिंद मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का बिहार तत्व संग्रह हम लगा रहे हैं। पांचवा संस्करण नया वाला 2026 का आ चुका है, जो कि बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में अभी तक हम बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो हमारी चैप्टर होने वाला है, इसमें हम बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में जो है बात करने वाले हैं। मतलब कि इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है आज का हमारा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अपडेटेड रहता है करंट से। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आपके एक या दो तीन क्वेश्चन तक यहाँ पर जो है आपके बन जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका बिहार का। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरुआत करेंगे सबसे हम बिहार की अर्थव्यवस्था से। चैनल पे एक बार नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो बिहार की अर्थव्यवस्था हम देख लेते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर 13.1% है। जो बिहार की वृद्धि दर है 2024-25 के मूल्यों पर 25-26 के अनुसार 13.1% है। किस पर बात की जाए, कह रहा है कि वर्तमान मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर अगर बात किया तो आप कहेंगे 8.6% है, 8.6% है आपकी स्थिर मूल्यों पर। तो अगर कभी आ जाए कि स्थिर मूल्यों पर कितना है, तो आप कहेंगे 8.6%। वर्तमान या चालू मूल्यों पर बात किया है तो आप कहेंगे 13.1% है। बिहार की जीएसडीपी की वृद्धि दर 2023-24 में कितनी पहुंच चुकी है, तो 14.9% तक पहुंच चुकी है। अब बिहार में कुछ सेक्टर भी हैं, हालांकि पूरे भारत में सेक्टर हैं, लेकिन अब बिहार की बात कर रहे हैं तो इसमें प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक, द्वितीयक सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी और तृतीयक सेक्टर मतलब टर्सरी। तो ये तीन सेक्टरों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा कितना है भारत में और बिहार के हम फाइनेंशियल ईयर 2025 के डाटा के साथ जो है देख रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में बिहार में 18.3 है, जबकि भारत में बात किया तो 19.7 है। द्वितीयक क्षेत्र में बात किया है तो 26.8 आपका सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा बिहार का है, जबकि भारत का 25.3% है। तृतीयक क्षेत्र में 54.8 है, जबकि भारत में 55 रहा है। तो सीधी सी बात यह कही जा रही है, सबसे ज्यादा योगदान जो है बिहार का तृतीय क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में, इसके बाद प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। अब रोजगार में अगर हिस्से की बात की जाए, बिहार और भारत में अगर दोनों को देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर में बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार है, लगभग 54.2%। वहीं भारत में 46.3% है। द्वितीय सेक्टर में 23.6% रोजगार है, भारत में 24% रोजगार है। तृतीय क्षेत्र में 22.2% रोजगार है, वहीं भारत में 29.7% रोजगार है। तो अगर देखा जाए सकल मूल्य वर्धन में, तो टर्सरी पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर द्वितीय क्षेत्र आता है, तीसरे नंबर पर प्राइमरी सेक्टर आता है। जबकि यहां पर आपका प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार है, फिर दूसरा सेक्टर में रोजगार है, फिर अंतिम में आपका तीसरे सेक्टर में रोजगार है। तो बिहार का आप सकल मूल्य वर्धन रोजगार में हिस्सा क्या है उसको आप समझ सकते हो। सकल घरेलू उत्पाद करोड़ में बात किया है, वर्तमान मूल्य पर 2024-25 के आंकड़ा की बात किया है तो 9,91,997 रुपए है। जबकि स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बात किया है तो 5,31,372 रुपए है। वहीं अगर हम बात की जाए प्रति व्यक्ति राज्य में सकल घरेलू उत्पाद की वर्तमान 2024-25 के मूल्यों पर, तो प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपए है। जबकि स्थिर मूल्यों पर 11-12 में बात किया है तो केवल 40,973 रुपए है। तो प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आप याद कर पाओगे। बिहार बजट 2026-27 में जो कुल व्यय खर्च करने की बात की गई है वो 3,47,589.76 करोड़ रुपए के यहाँ पर निवेश करने की या व्यय करने की बात की गई है, व्यय करने की बात की गई है, खर्च करने की, जो कि पूर्व का जो वित्तीय वर्ष रहा है उससे 30,694 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर अधिक है। 2026-27 के लिए बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर है वो 13.1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि 25-26 की तुलना में 15% की यहाँ पर वृद्धि बताई गई है। 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात किया तो 9,91,997 रुपए है, जो कि प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद का 76,490 रुपए है। 2011-12 के जो स्तर मूल्य है वहां का, अगर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात किया तो 5,31,372 रुपए था और प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद की बात किया 40,973 रुपए था। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला अगर जिला बात किया तो पटना जिला है, जहां पर 1,31,332 रुपए प्रति व्यक्ति है। दूसरे स्थान पर आपका बेगूसराय आता है, जहां पर 61,566 रुपए प्रति व्यक्ति है। तीसरे स्थान पर मुंगेर है, जहां पर 54,469 रुपए प्रति व्यक्ति वाला जीएसडीपी वाला जिले हैं।
सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला शिवहर है, जहां पे केवल 22,047 रुपए प्रति व्यक्ति है। दूसरे नंबर पर अररिया आता है, जहां पर 23,670 रुपए प्रति व्यक्ति है। तीसरे स्थान पर सीतामढ़ी आता है, जहां पर 24,332 रुपए प्रति व्यक्ति बताई जा रही है। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो बिहार बजट 2026-27 के अनुसार आय व्यय का जो विवरण है, रुपया कहां से आता है और रुपया कहां पर जाता है। पहले बात समझेंगे हम बिहार में रुपया आता कहां से है, ठीक है। तो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है लगभग 45% के आसपास आता है। राज्य सरकार के कर राजस्व से लगभग 18% के आसपास आता है। लोक ऋण से 17% के आसपास आता है। केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान मिलता है उससे 14% के आसपास आता है। और राज्य का कर भिन्न राजस्व और ऋण की वसूली से लगभग 2% का योगदान है जो कि आता है। तो जो रुपया आता है वो आपके 6 जगह से आता है। अब खर्च भी 5 जगह से आता है। अब रुपए खर्च भी होता है। रुपए कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाओं में लगभग 41% के आसपास जाता है। सामाजिक सेवाओं में 41% के आसपास जाता है। सामान्य सेवाओं में लगभग 28% के आसपास जाता है। आर्थिक सेवाओं में 23% के आसपास जाता है। लोक ऋण की वापसी में लगभग 6% के आसपास, ऋण एवं पेंशन में लगभग 0.41% और सहायता अनुदान और अंशदान में लगभग 0.01% के आसपास रुपए जाता है। जैसे आपकी मान लो जेब है, उस जेब में कहीं से ना कहीं से पैसा आता भी है। जब आता है तो कहीं ना कहीं खर्च भी होता है। तो इसी तरीके से रुपया कहां से आता है, रुपया कहां जाता है, ये बिहार बजट में या बिहार के बारे में भी बात की जा रही है। 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 की सिफारिश के अनुसार बिहार को केंद्रीय करों में लगभग 9.95 प्रतिशत हिस्सा मिलने का जो है अनुमान बताया गया है, जो कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश जो है 10.06% से थोड़ा कम है, या रखना है। तो यहां पर जो है 9.95% का हिस्सा 16वें वित्त आयोग के द्वारा बताया गया। अब हम आर्थिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में कृषि की बात किया है, क्योंकि बिहार एक मैदानी राज्य है, आप सभी को पता होगा, और बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी भाग में आता है। और मैदानी क्षेत्र भी यहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है, जहां पर मृदा सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता, श्रम की उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य की श्रेणी में आता है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि की सघनता की बात किया है, सकल फसल क्षेत्र 82.07 लाख हेक्टेयर है। वहीं शुद्ध नवल बुवाई वाला क्षेत्र की बात किया है तो 54.12 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र की बात किया 67.33 लाख हेक्टेयर है। फसल सघनता 152% के आसपास है। तो ये आपके बिहार के कुल जो भूभाग है कृषि में, सकल फसल क्षेत्र, शुद्ध निवल क्षेत्र, सकल सिंचित क्षेत्र एवं फसल सघनता क्षेत्र, 4 भागों में इनको जो है बांटा गया है। सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में कृषि वानिकी और मत्स्य वानिकी का जो योगदान है वो आप कहेंगे 22% का योगदान है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में बिहार में सर्वाधिक जो उपजाई जाने वाली फसल है वो चावल उपजाई गई है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप कहेंगे गेहूं को उपजाया गया है। तीसरे नंबर पर मक्का को उपजाया गया है। तो बिहार में सबसे ज्यादा जो फसलों को उपजाया गया है, चावल को उपजाया गया है, दूसरे नंबर पर गेहूं को उपजाया गया है और तीसरे नंबर पर आपका मक्का को उपजाया गया है। वर्तमान 24-25 में खाद्यान्न उत्पादन की बात किया है 247.82 लाख टन पहुंच चुका है। 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए, चावल का जो उत्पादन है लगभग 4.3%, गेहूं का उत्पादन 7.1%, मक्का का उत्पादन 12.6% बढ़ा है। तो चावल का बात किया है तो 4.3% बढ़ा है, गेहूं की बात किया है तो 7.1% बढ़ा है और मक्का की बात किया है 12.6% बढ़ा हुआ है। तो ये पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं, चावल, मक्का का उत्पादन बढ़ा हुआ है। बिहार में कुल अनाज उत्पादन में बात किया, चावल का हिस्सा 40.71% है, जबकि गेहूं का हिस्सा 32.1% है और मक्का का हिस्सा 27.1% है। प्रमुख फसल, उसके उत्पादन और उत्पादकता वाले जिलों की अगर हम बात की जाए आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार, तो फसल और सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले और सबसे कम उत्पादकता वाले जिलों की बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा अपडेट है, यहाँ पर हमारा जो ऐप आ चुका है यूपीएससी नल, इसको आप लोग बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए है, यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, उन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपको टेस्ट पास के अंदर जो है मिल जाती है। तो एक बार जाइएगा, ऑनलाइन माध्यम से चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हो। अब जैसे हम चावल की बात किया है, चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है वो रोहतास है, जबकि सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला भी रोहतास है और सबसे कम उत्पादकता वाला जिला मुजफ्फरपुर है चावल के मामले में। गेहूं की बात किया है, रोहतास में गेहूं भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादकता की बात किया तो बेगूसराय में होता है और सबसे कम उत्पादकता औरंगाबाद में होता है।
मक्का की बात किया तो पूर्णिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला अररिया है। दलहन की बात किया, पटना में सबसे ज्यादा उत्पादन दलहन का होता है और पटना में ही सबसे ज्यादा उत्पादकता भी होती है, लेकिन सारण एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम उत्पादकता वाले जिलों की श्रेणी में आता है। बिहार में फसल क्षेत्र 2024-25 में बात किया है तो यहाँ पर आप कहेंगे सबसे ज्यादा अनाज है। कौन सा है? सबसे ज्यादा अनाज है जो कि 89.2% के आसपास है। इसके बाद दलहन का उत्पादन होता है 6 के आसपास, फिर तिलहन का के पहले आपका ईख का उत्पादन होता है 2.6% के आसपास, फिर तिलहन का होता है 1.4 के आसपास, रेशेदार फसल 0.8% के आसपास का जो है बिहार में फसल क्षेत्र 2024-25 के आंकड़े हैं। प्रमुख सब्जी और शीर्ष उत्पादन वाले जिलों की बात है, जैसे आलू जो है पटना में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, प्याज का नालंदा में उत्पादन होता है, वहीं बैगन का नालंदा में उत्पादन होता है और फूल गोभी का भी नालंदा में उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो बात करेंगे सब्जियों में आलू, प्याज, बैगन और फूलगोभी का होता है। आलू का पटना में होता है, प्याज, बैगन, फूलगोभी का नालंदा के अंतर्गत किया जाता है। सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला की बात किया तो आप कहेंगे रोहतास है और दूसरे नंबर पर शिवहर एवं सीतामढ़ी है जो कि 1.8 है। सबसे कम फसल सघनता वाला जिला की बात करें तो मुंगेर है। कौन सा? मुंगेर है। सबसे ज्यादा फसल सघनता में रोहतास, शिवहर, सीतामढ़ी आता है, सबसे कम फसल सघनता में मुंगेर जिला आता है। मखाना उत्पादन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चर्चा का विषय है। मखाना में उत्पादन में बिहार देश में पहले स्थान पर है। 24-25 के आंकड़ों के अनुसार 58.8 हजार टन मखाना का उत्पादन किया गया था, जो कि पूरे देश के कुल उत्पादन में 85% का योगदान केवल बिहार के द्वारा ही दिया गया है। अगर देश में लीची उत्पादन में बात किया, बिहार का पहला स्थान आता है। लीची उत्पादन में पहला स्थान है जिसकी कुल उत्पादन में 348.3 हजार टन का उत्पादन किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीमसराय, कटिहार एवं खगड़िया में। वहीं 2024-25 में उर्वरक जो एनपीके होता है, सर्वाधिक खपत कहां पर की जा रही है तो पूर्णिया जिले में सबसे ज्यादा खपत आपकी एनपीके की जा रही है, याद रखना है। और बिहार में सर्वाधिक खपत वाला अगर बात की जाए तो रासायनिक उर्वरक यूरिया है। कौन सा है? रासायनिक उर्वरक यूरिया है, जहां पर सर्वाधिक खपत जो है की जाती है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा खपत जो है पूर्णिया जिले में की जाती है। कृषि क्षेत्र में बिहार में कुछ नए प्रयास किए गए हैं, जैसे किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत की गई है। वैशाली के विदुरपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना की जा रही है। क्रांतिकारी कृषि विकास के लिए शहद उत्पादन के लिए कृषि प्रोत्साहन पराग की शुरुआत की गई है। मखाना उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना अभी बिहार में की जा रही है। तो कृषि संबंधी कुछ नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आता है कि प्रमुख फल एवं उनके उत्पादक जिले। सबसे ज्यादा केला का उत्पादन होता है केवल 3 जिलों में, मधुबनी, कटिहार, वैशाली में। इसके बाद सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन वाले रोहतास, पटना, वैशाली जिले आते हैं। सर्वाधिक लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण आता है। आम के सर्वाधिक उत्पादन में दरभंगा, पूर्वी चंपारण एवं वैशाली जिले आते हैं। तो ये 4 ऐसे फल हैं जो केला, अमरूद, लीची और आम, ये सबसे ज्यादा बिहार में जो है उत्पादन इनका किया जाता है। 2012 से अब तक बिहार के 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं। 2011-12 में चावल के लिए मिला था, 2012-13 में गेहूं के लिए मिल चुका है, 15-16 में मक्का के लिए मिला, फिर 16-17 में फिर से मक्का के लिए मिला और 2017-18 में गेहूं के लिए मिला है। तो गेहूं के लिए 2 बार मिला हुआ है, 2012-13 में और 2017-18 में, जबकि मक्का के लिए 2015 और 16-17 मिला है और जबकि चावल के लिए केवल एक बार सबसे पहले 11-12 में मिला था। ये क्या है? 5 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार बिहार को मिले हुए हैं, याद रखेगा। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 4 कृषि रोड मैप भी निर्माण और क्रियान्वयन किए जा रहे हैं। प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12 के लिए, दूसरा कृषि रोड मैप 2012-17 के लिए, तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 22 के लिए लाया गया था और तीसरे कृषि रोड मैप को ही कार्यकाल बढ़ाकर 2023 तक दिया गया था। अगर हम बात की जाए चौथा कृषि रोड मैप की बात हम यहाँ पर की जाए तो चौथा कृषि रोड मैप की बात की जाए तो चौथा कृषि रोड मैप का जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल कब की है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए होगा। तो ये तो आपको पहले डेटा याद कर लेना है। इस रोड मैप का जो शुभारंभ है 18 अक्टूबर 2023 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था और इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल,
कृषि आधुनिकीकरण पे शेष बल जो है दिया गया है। इस रोड मैप को बिहार के 12 विभागों में भी जोड़ा गया है। अगर हम बात किया है 12 विभागों को आपको थोड़ा सा नेट से याद कर लेना है, इस बुक में नहीं दिए गए हैं। अब हम बात किया है कि बिहार में जो फसल उत्पादन के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपकी रबी फसल, सभी जानते हो रबी फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ प्रमुख इसके उदाहरण होते हैं। दूसरी आती है आपकी खरीफ फसल जो कि जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरी आती है जायद फसल जो कि रबी और खरीफ की फसल के बीच 2-3 माह में उगाई जाने वाली फसल है। अप्रैल मई में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां इसके प्रमुख हैं, उदाहरण हैं। जो आपके बिहार में फसल के उत्पादन के प्रकार हैं, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, इनको याद कर लेना। कभी कभी आता है कि रबी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, कौन सी फसल बोई जाती है, याद रखना है। अब बिहार में जीआई टैग दिए गए हैं, 2000 अप्रैल 2026 तक के यहाँ पर आंकड़े हैं। और जीआई टैग से संभवतः मुझे ऐसा लगता है 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा। इस तरफ उत्पाद है, स्थान है और किस क्षेत्र में दिया गया है। तो ये आपके जो मधुबनी वाला चित्रकला है वो मिथिला स्थान से दिया गया है। सिक्की घास शिल्प उत्तर बिहार से मिला हुआ है। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर जिले को दिया गया है। सिल्क भागलपुर जिले को दिया गया है। मंजूषा आर्ट भागलपुर जिले को मिला है। पिपली वर्क भागलपुर जिले को मिला है। और पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट 2025 में गया जी को मिला है। और ये सभी क्या है, ये सभी आपके हस्तशिल्प उत्पादक वाले क्षेत्र हैं, या हस्तशिल्प जो है सेक्टर है, याद रखना है। तो मधुबनी चित्रकला मिथिला स्थान से, सिक्की घास उत्तर बिहार से, सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर से, सिल्क भागलपुर से, मंजूषा आर्ट भागलपुर से, पीपली वर्क आपके भागलपुर से, पत्थर कट्टी स्टोन आपके गया जी से। तो आपके ये जो सुजनी, सिल्क और मंजूषा है, ये नहीं सॉरी माफी चाहता हूं, आपके सिल्क, मंजूषा और पिपली वाला वर्क जो है आपके तीनों भागलपुर से सम्मिलित है। इसके बाद आता है सिलाब खाजा। सिलाब खाजा नालंदा को मिला हुआ है और ये क्या है, मिष्टान जीआई टैग है। जर्दालू आम की बात किया तो भागलपुर को दिया गया है। वहीं कतरनी चावल की बात किया, ये भी आपके भागलपुर को मिला हुआ है। मगही पान की बात किया तो औरंगाबाद, नवादा, पटना को तीनों को मिला हुआ है। शाही लीची मुजफ्फरपुर से संबंधित है। मिथिला मकाना दरभंगा, मधुबनी आदि को मिला हुआ है। मरचा धान या चूड़ा 2023 में पश्चिमी चंपारण को दिया गया था। और ये आपके 6 के 6 जो जीआई टैग है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो टोटल आपके कितने जीआई टैग हो जाते हैं, 14 जीआई टैग बिहार में, याद रखिएगा। 3 सेक्टर में दिए गए हैं, हस्तशिल्प, मिष्ठान और कृषि क्षेत्र में दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिहार में सिंचाई। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधनों में नहर, नलकूप, पाइप, अब तालाब और कुआं आते हैं। बिहार में सिंचाई के प्रमुख सबसे ज्यादा जो है नहर, नलकूप, पाइन और तालाब, कुएं आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 24-25 में बिहार में सिंचित क्षेत्र की बात किया है तो 67.33 लाख हेक्टेयर है, 67.33 लाख हेक्टेयर है। और बिहार में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो नलकूप के द्वारा की जाती है। लगभग 65% के आसपास जो है सिंचाई जो है नलकूप के द्वारा की जाती है। सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र की बात किया रोहतास है और सबसे कम सिंचित क्षेत्र की बात किया तो शिवहर है। हालांकि सिंचाई के साधनों की बात किया नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है 65.31%। दूसरे नंबर पर नहरें आती है 29.49%। फिर तालाब आते हैं 1.93% और अन्न में की जाती है 3.24%। ये 2 और 3 आपको याद कर लेना है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है नलकूप, नहर, तालाब में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से की जाती है, मिला के बताइएगा। सर्वाधिक नलकूपों में संचित जिला की बात किया तो आप कहेंगे सिंचित जिला जो है आपका पूर्णिया है नलकूपों के द्वारा। नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला की बात किया तो रोहतास है और तालाब से सबसे ज्यादा सिंचित जिला की बात किया तो दरभंगा है। ये नलकूप, नहरें और तालाब से नलकूपों के द्वारा पूर्णिया में, नहरों के द्वारा रोहतास में, तालाबों में सर्वाधिक सिंचित जिला आपका दरभंगा जिला आता है। अब हम सिंचाई के बाद पशुपालन की बात करेंगे। कृषि प्रधान जब राज्य है तो इसके कारण पशुपालन रोजगार और आय का भी प्रमुख साधन बिहार में माना जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की जो कुल संख्या है 365.4 लाख है, याद रखना है। 2023-24 में पशुधन के उत्पादन की स्थिति 25-26 की बात किया है तो यहाँ पर 2023-24 वर्ष है, यहाँ पर 24-25 का वर्ष है, तुलना कर रहे हैं। दूध के उत्पादन में बात किया है तो 128 लाख टन के आसपास 2023-24 में था, जबकि 24-25 में 134 लाख टन हो चुका है। अंडा के उत्पादन में पहले 344 करोड़ था, अब 378.4 करोड़ हो चुका है। मछली के उत्पादन में पहले 8.73 लाख टन थी, अब 9.7 लाख
टन हो चुकी है। मांस के उत्पादन में 3.96 लाख टन था, अब 4.2 लाख टन हो चुका है। ऊन के उत्पादन में 23-24 का आंकड़ा नहीं था, लेकिन 24-25 में 1.8 लाख टन केजीएस हो चुका है। तो आप देख पा रहे हो 2023-24 से 25-26 में आंकड़े को, अगर 24-25 में आंकड़ों को देखा जाए तो बढ़ता हुआ हर चीज में नजर आ रहा है, वृद्धि देखने को मिल रही है। बिहार में पशुओं की संख्या, प्रतिशत और अग्रणी जिलों की बात किया है। गाय बैल की बात किया है तो 154 लाख है, 42.1% ओवरऑल है, और अग्रणी जिला पूर्णिया है। भैंसों में बात किया तो 77.20 लाख हैं आपकी। मधुबनी जिला सबसे अग्रणी है, जहां पर सबसे ज्यादा भैंसे मधुबनी में है। बकरी की बात किया तो 128.2 लाख हैं, जो कि अररिया में सबसे ज्यादा आपकी क्या है, बकरियां हैं। मुर्गी और बदक में 165.3 लाख हैं, और कटिहार जिला में सबसे ज्यादा आपकी मुर्गी और बदक देखने को मिलती है। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार हॉर्टिकल्चर का जो उत्पादन है 230 लाख टन रहा है, याद रखिएगा। तो गाय एवं बैल 154 लाख, पूर्णिया जिला में सबसे ज्यादा है। भैंस 77.20 लाख, मधुबनी जिला में सबसे ज्यादा है। बकरी 128.2 लाख, अररिया जिला में सबसे ज्यादा है। मुर्गी एवं बदक 165.3 लाख, कटिहार जिले में सबसे ज्यादा है। अब हम इसके बाद खनिजों की बात की जाए। पृथ्वी की भूपरपटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। पृथ्वी की जो भूपरपटी और भूगर्भ होता है, मतलब कि पृथ्वी है ये, इस पृथ्वी के अंदर जितनी भी परपटी के अंदर जो भूगर्भ में आपके तत्व और यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं, और इन्हें भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित भी किया जाता है। बिहार के झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता था, लेकिन जब झारखंड का विभाजन हो गया बिहार से, तब खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% ही बिहार में शेष रह गई है। वर्तमान में बिहार के दक्षिणी सीमा धारवाड़ और विंध्यनगिरि की चट्टानों में ही खनिज पाए जाते हैं, और वो भी बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर, पाइराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्टरजाइट एवं बॉक्साइट प्रमुख है। अब जैसे सबसे पहले हम चूना पत्थर की अगर बात की जाए, चूना पत्थर रोहतास जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी में। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। रोहतास में सीमेंट कारखाना भी स्थापित किया गया है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस्पात उद्योग के लिए यह उपयोगी होता है। इसके बाद अगर बात किया है पाइराइट जो है रोहतास में सबसे ज्यादा पाया जाता है, अमझोर एवं बंजरी में। भारत के लगभग कुल भंडार का 95% पाइराइट बिहार में ही पाया जाता है। गंधक का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग या रखना है पेट्रोलियम शोधन के लिए इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। इसके बाद आता है क्वार्टरजाइट मुंगेर जिले में सबसे ज्यादा उत्पादक होता है, खड़गपुर के पहाड़ियों में, जमुई एवं गया जी में। इसका उपयोग जो है क्वार्टरजाइट का भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका और मुंगेर में उत्पादक जिले हैं। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा वस्त्र, कागज, पेंट आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अभ्रक की बात किया तो नवादा, गया, जमुई, मुंगेर जिले में सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में ही पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है ना। चलिए बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। मुंगेर जिला में उत्पादक होता है, खड़गपुर की पहाड़ियों में। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का उपयोग जो है बृहत रूप में किया जाता है, अलग अलग लेवल पर होता है। सोना जो है जमुई की करमिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। सौरा सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि जगह पर सौरा होता है। सौरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने, पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में जो है इसका उपयोग किया जाता है। क्वार्टरजाइट की बात किया तो जमुई, नवादा, गया जिले में इसका क्या होता है, उत्पादक होता है, याद रखना है। इसका उपयोग कांच, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। यूरेनियम की बात किया तो गया और नवादा में उत्पादक होता है। उसका ऊर्जा उत्पादक की दृष्टि से जो यूरेनियम है तो बहुत बहुमूल्य है। सिलेट की बात करें तो मुंगेर में होता है, खड़गपुर की पहाड़ी में, और इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज की बात किया, गया और मुंगेर जिले में इसका उत्पादक होता है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण में किया जाता है, याद रखना है ना। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण में किया जाता है, और मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात में उद्योग में प्रयोग होता है। एबिस्टस की बात किया तो एबिस्टस का उत्पादक मुंगेर जिला है। इसका उपयोग कपड़ा, कागज, छत ढकने के लिए तख्ते बनाने में किया जाता है। एबिस्टस में आग नहीं लगने के कारण इसे फायर फाइटर्स भी पहनते हैं। गैलेना की बात किया, गैलेना का उत्पादक बांका जिला है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में उत्पादक होता है, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक जो गैस है पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में उत्पादक होता है, ईंधन के रूप में इसका भी प्रयोग जो है
किया जाता है। इसके बाद हम बात की जाए खनिजों के बाद ऊर्जा की बात किया है तो 2024-25 में ऊर्जा की स्थिति की बात किया है, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में 10 लाख यूनिट रही है। ऊर्जा की चरम मांग की बात किया है तो 44,393 मेगा यूनिट रही। ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति की बात किया है 44,217 मेगा यूनिट रही। जो अधिशेष है सरप्लस माइनस में 176 मेगा यूनिट जो है रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में 2023-24 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 66% है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन केवल 34% है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 2025 में बात किया 374 किलोवाट घंटा रहा है। बिहार राज्य में 24-25 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला पटना जिला है और सबसे कम बिजली खपत वाला जिला की बात किया तो शिवहर जिला है। ऊर्जा की चरम मांग 2025-26 में 47,969 मेगा यूनिट है, जबकि 26-27 में बताई जा रही है 48,980 मेगा यूनिट रहने का अनुमान है। मतलब कि ऊर्जा की जो मांग है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा की चरम मांग 2025 में जो है 8,752 मेगावाट रही है, जबकि 26-27 में 9,602 मेगावाट रहने का अनुमान है। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से समझें। सबसे ज्यादा ताप विद्युत 66%, इसके बाद आपका सौर विद्युत 16%, फिर जल विद्युत 12%, फिर पवन से ऊर्जा जो है 6% का योगदान जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है या रखेगा। अगर हम बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील की बात की जाए तो बिहार राज्य में विद्युत बीएसईबी क्या है, बीएसईबी की बात किया है तो 2012 में 5 कंपनियों में विभाजित किया गया है। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बीएसपी एचसीएल, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड बीएसपीजीसीएल, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड बीएसपीटीसीएल, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एनबीपीडीसीएल, दक्षिण बिहार विद्युत कंपनी लिमिटेड एसबीपीडीसीएल। ये आपके 5 क्या है, 5 कंपनियों में जो है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को जो है विभाजन जो है किया गया है। बिहार में अगर हम ताप विद्युत केंद्र की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा 66% का योगदान देती है ताप विद्युत, जो बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र है वो पटना में लगा हुआ है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बरौनी में लगा है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर चौसा में लगाई गई है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी में लगाया गया है। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में लगाया गया है और नबीनगर ताप विद्युत परियोजना की बात की जाए तो औरंगाबाद में लगाई गई है। इसके यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि परपैंती भागलपुर में 2400 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र जो है प्रस्तावित है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड। अब किसकी बात की जा रही है, जल विद्युत। तो बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन भी हैं, मतलब कि प्रक्रिया में है, जिनसे उत्पादन क्षमता 903 मेगावाट है। अब जल विद्युत परियोजनाओं की बात किया है तो मेगावाट भूल जाओ, है ना, जिला याद कर लो, जल विद्युत परियोजना याद कर लो, इतना ही काफी है। कोशी जल विद्युत कटैया बीरपुर में बात किया सुपौल जिला में है। पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण में है। सोन पश्चिमी नहर रोहतास जिले में है। सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में है। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में है। अब यहां पर देखो आपको एक चीज याद रखना है, कौन सा, डलबाग लघु विद्युत डलबाग लघु जल विद्युत, नासरीगंज लघु जल विद्युत, जयनगरा जल विद्युत लघु जल विद्युत और आपकी सेबारी लघु जल विद्युत, ये आपकी चारों कहां पर है, रोहतास जिले में है। अब बात की जाए अगनूर एवं बेलासात, ये आपकी कहां पर है, आपकी अरवल जिले में है। सरखिंडी आपकी ये आपकी रोहतास में ही है और अरवल लघु जल विद्युत की बात किया तो अरवल जिले में है। टोटल जो है ओवरऑल 54.3 मेगावाट है। अब बिहार में हम नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम अभिकरण ब्रेडा की बात किया है तो इसका मूल उद्देश्य बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है और वर्तमान में कई यहाँ पर जो है कार्यशील संचालित भी हैं। सरकारी भवनों पर ग्रिड संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र स्थापित है। दूसरा, निजी आवासीय भवनों पर ग्रिड संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र स्थापित है। पिलवित सौर विद्युत संयंत्र को स्थापित जो है किया गया। तो बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी कार्य किया जा रहा है जो कि अपने आप में एक अच्छा भी है। इसके बाद सोलर वाटर पंप, 50 मेगावाट का ग्रिड जमीनी सौर विद्युत संयंत्र, ऑफ ग्रिड हाइब्रिड संयंत्रों वाला ऊर्जा संयंत्र में परिवर्तन, सरकारी भवनों पर हाइब्रिड रॉफ्टॉर सौर विद्युत संयंत्र, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइन लाइट योजना। तो ये आपकी सौर ऊर्जा की या कह सकते हो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में ये सारे परिवर्तन बिहार में किए जा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लखीमसराय के कजरा में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली युक्त सौर विद्युत परियोजना, भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ जो है की जा रही है या की गई है।
इसके बाद बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीति भी है, जैसे भी हाल ही में बिहार पंप आधारित भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 लाई गई है। इसमें क्या हो रहा है कि पंप आधारित भंडारण परियोजनाएं चरम बिजली प्रसरणीयता बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बड़े पैमाने पर किफायती ऊर्जा भंडारण उपलब्ध करवाती है। बिहार का क्या लक्ष्य है कि अनुकूल और सुस्थिर विद्युत ग्रिड के सहयोग से पंप भंडारण योजना के विकास को बढ़ावा देकर अपनी नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संभावनाओं का लाभ उठाना। यह नीति देश की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुरूप है, जिसमें ग्रिड के लचीलापन, नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए पंप भंडारण पर बल जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 लाई गई है। इसके तहत कहा गया है कि बिहार में नवाचार लाने, नवीकरणीय प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा भंडारण को अपनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 की शुरुआत की गई। राज्य का स्वच्छ ऊर्जा संबंधी अपनी पूरी संभावनाओं को साकार करने के लिए 19 से 29 तक 23.968 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 6.1 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल करना इन्होंने अपना लक्ष्य जो है रखा हुआ है। तो ये कुछ आपके ऊर्जा से संबंधित थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपने ज्यादा पढ़ा हुआ तो बहुत बढ़िया बात है। अब हम उद्योग के बारे में बात किया तो अर्थव्यवस्था में उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है, एक तरीका से याद रखना है। इसका निर्माण और विनिर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्य का सकल राज्यगत मूल्य संवर्धन 25-26 में औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 26.8% का है। कितना है? 26.8% का है, सेकेंडरी योगदान है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज उद्योगों की संख्या भी सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि आधारित उद्योगों की यहाँ पर अपार संभावनाएं भी देखने को मिलती है। बिहार के में कुछ प्रमुख उद्योग हैं, जैसे आता है चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 में मड़ोरा सारण में स्थापित जो है किया गया था। बिहार का पहला चीनी उद्योग सारण में स्थापित लगाया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जो कि 10 चालू अवस्था में है और इसमें से रीगा चीनी मिल सीतागढ़ी को चालू जो है किया गया है। 2025-26 के अनुसार बिहार में चीनी का जो उत्पादन है 60.88 लाख क्विंटल हुआ है। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम भी संचालन जो है कर रहा है। तो कभी आ जाए किसका? तो गुड़ का उद्योग का प्रोत्साहन कर रहा है। अब इसके बाद आता है चीनी के बाद दूध उद्योग। दूध उद्योग बिहार कृषि और पशुपालन समृद्ध राज्य है और दूध उत्पादन में पारंपरिक व्यवसाय भी है। 25-26 के आंकड़ों के अनुसार 24-25 में 134 लाख टन दूध का उत्पादन बिहार में किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत पशुपालन हेतु देसी गौपालक योजना प्रारंभ जो है की गई है। 7 निश्चय 2 के तहत 7000 गांव में दूध सहकारी समिति की भी स्थापना जो है की गई है। इसके बाद आता है दूध के बाद जूट उद्योग। बिहार में जूट 3 बड़े कारखाने हैं, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में। पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क भी स्थापित जो है किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। कभी पूछा जाए आपका पहले नंबर पर जूट उत्पादक कौन सा है, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल है। दूसरे नंबर पर बात किया तो आप कहेंगे बिहार राज्य है। वस्त्र एवं रेशम उद्योग के बारे में बात किया है। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमरांव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें भी स्थित हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम पाए जाते हैं, उत्पादन किया जाता है और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसके बाद आता है सीमेंट उद्योग। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर और बंजारी रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसके बाद कृषि आधारित उत्पादों की बात किया तो बिहार कृषि प्रधान राज्य तो है ही है। बिहार में कृषि आधारित में चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि की उद्योग की बृहद संभावनाएं हैं। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क की भी स्थापित स्वीकृति मिल चुकी है। वर्तमान में देश में बिहार में खाद्य उत्पादन में 7वें स्थान पर, सब्जी के उत्पादन में 3रे स्थान पर, फल के उत्पादन में 6वें स्थान पर आता है। तो कभी पूछा जाए खाद्य के उत्पादन में भारत में, आप कहेंगे 7वें स्थान पर। सब्जी के उत्पादन में बात किया तो आप कहेंगे 3रे स्थान पर और बात किया है फल के उत्पादन में तो आप कहेंगे 6वें स्थान पर आता है। बिहार मखाना उत्पादन में पूरे देश में पहला स्थान है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में मेगा फूड पार्क का निर्माण जो है किया गया है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का भी निर्माण जो है किया गया है। इसके बाद बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम भी हैं, जैसे उद्योग और स्थान की बात किया। लेकिन एक छोटा सा अपडेट है, आप लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी वीडियो बनाए जाए आपके लिए और मोटिवेशन मिलता है।
सैन्य उपक्रम के क्षेत्र की बात किया है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में स्थापित किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात किया तो बरौनी में भी स्थापित किया गया है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना मोकामा में की गई है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में लगाया गया है। रेल पहिया कारखाना की बात किया तो बेला सारण में लगाया गया है। डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना मड़ौरा सारण में लगाया गया है। वहीं कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप की बात किया तो हरनौत नालंदा में लगाया गया है। तो ये उद्योग है किस स्थान पर लगाया गया इसके बारे में बात की गई है। अब बिहार राज्य के अधीन कुछ औद्योगिक उपक्रम भी हैं, जैसे बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन पटना में है। अब केवल एक जगह है, कौन सा है? बिहार स्टेट स्पन सिल्क, और ये कहां पर है? ये आपके भागलपुर में है। या रखे कहां पर है? भागलपुर में स्थित है। बाकी सब कहां पर है? बाकी सभी आपके पटना में स्थित है, ध्यान रखना है। चलिए, बिहार में कुछ औद्योगिक इकाई और क्षेत्र भी हैं, जैसे चमड़ा की बात किया, चमड़ा आपके पटना मुजफ्फरपुर में। चीनी की बात किया तो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण सारण में। कागज उद्योग की बात किया समस्तीपुर रोहतास दरभंगा में। रेशम की बात किया तो भागलपुर में। सूती वस्त्र उद्योग की बात किया गया पटना सिवान भागलपुर में। औषधियों की बात किया मुजफ्फरपुर पटना जिले में। सीमेंट की बात किया रोहतास क्षेत्र में। उर्वरक की बात किया है तो बरौनी बेगूसराय में। प्लाईवुड की बात किया है हाजीपुर पूर्णिया पटना जिले में। कालीन की बात किया है ओबेरा औरंगाबाद जिले में। तेल शोधन की बात किया बरौनी बेगूसराय में। ये आपके ऐसे औद्योगिक इकाइयां हैं जो इंपोर्टेंट है और किस क्षेत्र में लगाई गई है इसके बारे में हमने बात की है। इसके बाद बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना 1974 में की गई थी, जिसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा, और इसमें 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र जो है कवर किए गए हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास नीति 2016 बनाई गई थी, जबकि 2012 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 लाई गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र और चरम के लिए 2022 में ही बनाई गई है। अब इसके बाद हमने सारी बातें कर ली, तो परिवहन की बातें हमें करना इंपॉर्टेंट है, और परिवहन की बातें करें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन परिवहन से ज्यादा नहीं आएंगे, पर एक क्वेश्चन भी अगर आ गया तो आपका काम बन जाएगा। इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अब हम अगर परिवहन की बात किया है तो बिहार में परिवहन के साधन जो हैं आपके सड़क के माध्यम से साधन है, रेल के माध्यम से साधन है, वायु के माध्यम से साधन है, जल के माध्यम से है। तो हम एक बात तो समझ पाए, बिहार में सड़कों का भी है रोल, रेल का भी रोल है, आपके जल का भी रोल है, और आपके वायु परिवहन का भी रोल है। चारों परिवहन है। सड़क यातायात की सबसे पहले हम सड़क परिवहन की बात करेंगे। यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन होता है सड़क परिवहन। अब सड़क बिहार में बात किया है नेटवर्क की 25-26 के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की लंबाई जो है 6389 किलोमीटर है। पटना में सबसे ज्यादा है 506 किलोमीटर, और सबसे कम शिवहर में केवल 22 किलोमीटर। इसके बाद प्रांतीय राजमार्ग स्टेट हाईवे की लंबाई 3617 किलोमीटर है। गया में सबसे ज्यादा है 211 किलोमीटर, और शिवहर में सबसे कम है केवल 12 किलोमीटर। मुख्य जिला पथ जो आपके MDR जिसे कहते हैं 16,784 किलोमीटर में है। पटना में सबसे ज्यादा 1119 किलोमीटर, शिवहर में सबसे कम है 46 किलोमीटर। ग्रामीण पथ जो कि पक्की सड़कों के अंतर्गत आता है, यहाँ पर 1,19,067 किलोमीटर है, जो कि मधुबनी में सबसे ज्यादा है 6,667 किलोमीटर 6,067 किलोमीटर, और अरवल में सबसे कम है केवल 498 किलोमीटर। तो ये आपके मार्ग हैं NH, SH, MDR और ग्रामीण सड़कें। बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेसवे की बात किया है, गोरखपुर सिलीगुड़ी पहली है जो कि 417 किलोमीटर में है। दूसरी रक्सौल हल्दिया आपकी 408 किलोमीटर में है। तीसरी बक्सर भागलपुर आपकी 300 किलोमीटर में है। पटना पूर्णिया चौथे नंबर की आपकी 250 किलोमीटर में, और ये बिहार से गुजरने वाले 4 मेगा एक्सप्रेस भी है। 4 मेगा एक्सप्रेस में है गोरखपुर सिलीगुड़ी, रक्सौल हल्दिया, बक्सर भागलपुर, पटना एवं पूर्णिया। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का देश में तीसरा स्थान आता है। पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। अब सड़क परिवहन के बाद अब हम रेल परिवहन की बात करेंगे। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में किया गया था, हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान पूछा जाए तो आप कहेंगे 8वां स्थान है। भारत में रेल नेटवर्क की बात किया तो 4.4% हिस्सा बिहार के अंतर्गत जो है आता है।
बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं। सोनपुर मंडल जिसे ईसीआर कहते हैं, दानापुर मंडल जिसे ईसीआर कहते हैं, समस्तीपुर मंडल इसे भी ईसीआर कहते हैं और कटिहार मंडल इसे एनएफआर के अंतर्गत रखते हैं। तो 4 मंडल आते हैं आपके बिहार के अंतर्गत। भारतीय रेलवे को 19 रेल जोनों में बांटा गया है और बिहार में मात्र एक रेल जोन है जो कि पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को की गई थी। पटना मेट्रो रेल की परियोजना की बात किया, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को किया था। इसके प्रथम चरण में दानापुर से खमनीचक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस पड़ाव तक किया जाएगा लगभग 14 किलोमीटर का मेट्रो का निर्माण। मेट्रो निर्माण का कार्य दिल्ली मेट्रो निगम के द्वारा किया जा रहा है। मेट्रो कार्य के लिए कुल व्यय जो है भारत सरकार और बिहार सरकार 20-20% व्यय के साथ कर रही है, जबकि 60% जो है सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण जीका के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को पटना में बिहार की पहली मेट्रो रेल सेवा के हिस्से का उद्घाटन किया था, जो कि 3.45 किलोमीटर दूरी तय करेगी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से 0 माइल भूतनाथ तक। सितंबर 2024 में बिहार में 4 नए मेट्रो शहर की घोषणा की गई है, मुजफ्फरपुर, गयाजी, दरभंगा एवं भागलपुर। यहाँ पर भी भारत सरकार और बिहार सरकार 20-20% का हिस्सा राशि व्यय करेगी, 60% बाहरी अभिकरण के द्वारा की जाएगा। अब इसके बाद आता है वायु परिवहन। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में की गई थी। भारत सरकार के द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृति की गई है। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक परिकल्पना भी शुरुआत की गई है। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन जो है किया हुआ है। बिहार में कुछ वर्तमान में चालू हवाई अड्डों की बात की है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है, गयाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी पटना में है। तो ये कैसे हैं, दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में है। चूनापुर हवाई अड्डा की बात किया तो पूर्णिया जिले में है और रक्षा उद्योग से संबंधित है। इन हवाई अड्डों के अलावा 13 अतिरिक्त हवाई अड्डे भी विकास काम के चरणों में है। सुल्तानगंज भागलपुर में, राजगीर नालंदा में, बिहटा पटना में, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बीरपुर वैशाली में, मुंगेर, छपरा, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, सहरसा, उलाव बेगूसराय में और सबैया गोपालगंज में। ये 13 अभी विकास का काम विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। इसके बाद आता है आपका जल परिवहन। जल परिवहन की बात किया तो जल परिवहन समुद्र और नदियों के माध्यम से किया जाता है। बिहार एक भू आबद्ध राज्य है। बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। 2016 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर अब 111 कर दी गई है और बिहार से गुजरने वाले राजमार्गों की सूचियों की जलमार्गों की सूची की बात की जाए तो आपके राजमार्ग एक गंगा नदी पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल कवर करता है, 1620 किलोमीटर में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 37 गंडक नदी पर है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर कवर करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 40 घाघरा नदी पर है। बिहार उत्तर प्रदेश में 354 किलोमीटर कवर होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 54 कर्मनासा नदी पर है। बिहार उत्तर प्रदेश में 86 किलोमीटर कवर होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 58 कोसी नदी पर है, केवल बिहार में है, 236 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 81 केवल पुनपुन नदी पर बिहार में है, 35 किलोमीटर पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 94 सो नदी पर है बिहार में और यह केवल 141 किलोमीटर पर है। तो केवल 3 ऐसे हैं जो केवल बिहार में है, जबकि 37, 40, 54 बिहार उत्तर प्रदेश में है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है आपका 5 आपके राज्यों में फैला हुआ है। बिहार सरकार की 7 निश्चय जो योजनाओं पे हमने बात की है, इसके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 7 निश्चयों में पहला 2015 से, 7 निश्चय में दूसरा 2020 से, 7 निश्चय में तीसरा 2025 से जो है इसको योजना को लाया गया है या रखेगा। अब हम बात किया है 7 निश्चय की, तो पहला आता है आर्थिक हल युवाओं का बल, है ना। 2020 में बताएगा युवा शक्ति बिहार प्रगति। 2025 में बताई गई है दोगुनी रोजगार और दोगुनी आय। आर्थिक रोजगार महिलाओं को अधिकार 2015 में कहा गया था। सशक्त महिला और सक्षम महिला 2020 में कहा गया है। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार ये आपके 2025 में कहा गया है। दूसरी निश्चय हर घर बिजली लगातार 2015 में कहा गया। हर खेत तक सिंचाई का पानी 2020 में कहा गया। कृषि में प्रगति प्रदेश समृद्धि 2025 में कहा गया। हर घर जल नल का जल 2015 में कहा गया था। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव 2020 में कहा गया। उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य 2025 में कहा गया है। घर तक पक्की गली नालियां 2015 में कहा गया। स्वच्छ शहर विकसित शहर 2020 में कहा गया। सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन 2025 में कहा गया है।
शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान जो 15 में कहा गया था, सुलभ संपर्कता जो 20 में कहा गया है, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार 25 में कहा गया, अवसर बढ़े आगे बढ़े जो 15 में कहा गया, सबके लिए अतिरिक्त तो स्वास्थ्य की सुविधा 25 में कहा गया, सबका सम्मान और जीवन आसान 2025 में कहा गया है। तो ये 7 निश्चय हैं, सातों निश्चयों को चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बिहार में पलटन के बारे में बात करेंगे। अब देखो बिहार के पलटन के बारे में ऐसे तो बात कर नहीं लेंगे, है ना, बिहार का पलटन एक छोटा चैप्टर है, तो याद रखना है बिहार के पलटन के साथ साथ हम एक और चैप्टर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो हमारा कौन सा टॉपिक होगा अगर हम आपको बताना चाहें तो बिहार में पलटन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। याद रखना है बिहार की पलटन की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद बिहार की जनगणना भी हम 2011 वाली, ये भी आपकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपके 2 टॉपिक याद रखना है, 2 टॉपिक आपके ऐसे होने वाले हैं जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर तो कर ही लेना है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे ही वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बस कुछ ही चैप्टर और बचे हैं, जैसे पॉलिटी बचा है, कला संस्कृति बचा है, प्रमुख व्यक्तित्व विविध बचे हैं, फिर इसके बाद पूरी बुक हमारी कवर जाएगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप पर चले जाना है, मल्टीपल फोर्सेज मल्टीपल टेस्ट चल रही हैं, इनको जो है ज्वाइन कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप जो है हमें कॉल भी कर सकते हो, आपको यहाँ पर जो है समाधान मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।